दिस इज योर आयुष बेडियर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के कृतिका बुक का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। ये जो पार्ट है, इसमें जो लेखिका होती है वो अपने फैमिली के हर एक मेंबर्स के बारे में बताती है पूरे पार्ट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। उसके साथ साथ यार गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर देना और कमेंट एरिया में अपना अटेंडेंस दे देना कि मेरी पोपलू गैंग अपने आयुष भैया से पढ़ने आ चुकी है। तो अब आराम से चुकू बैठो और चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ मृदुला गर्ग, तुम्हारे इस पार्ट की लेखिका। इस पार्ट में मैंने अपने परिवार वालों के बारे में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। हिंदी के, इंग्लिश के, एसएसटी के एंड साइंस के। इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन सैंपल पेपर में मैं चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उसके साथ साथ एनिमेटेड पिक्चर के हेल्प से तुम लोगों का नोट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके ऐप से परचेज कर लेना। तो अब चलो पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट शुरू करते हुए लेखिका कहती है कि उनकी एक नानी थी जिसे वो कभी भी देख नहीं पाती है, क्योंकि उनकी माँ की शादी से पहले ही उनका निधन हो जाता है। उनकी नानी एक अनपढ़, पारंपरिक और पर्दे में रहने वाली औरत थी। शादी के तुरंत बाद उनके जो पति होते हैं, यानी कि जो नाना जी होते हैं, वो इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं और वहां से बैरिस्टर बन के लौटते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर जब नाना जी वापस लौटते हैं तो वो अंग्रेजी तौर तरीके से जीने लगते हैं, लेकिन नानी कभी भी अपने रहन सहन का तरीका नहीं बदलती है और अपनी इच्छा, पसंद नापसंद कभी भी नाना जी को नहीं बताती है। पूरी जिंदगी वो चुपचाप परंपरा निभाते रहती है, लेकिन कम उम्र में जब मृत्यु उनके पास आती है तो उन्हें अपनी 15 साल की एक लौती बेटी, जो कि लेखिका की माँ थी, उनकी चिंता सताने लगती है। इस डर ने उन्हें साहसी और निडर बना दिया और पहली बार वो अपने पति, या फिर कह सकते हो नाना जी को, बोलती है कि वो पर्दे का परंपरा तोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। ये सुनकर सभी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जो नाना जी होते हैं वो परिस्थिति की गंभीरता समझते हैं और तुरंत अपने मित्र को बुला लेते हैं। नानी अपनी एक आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है। उन्होंने अपने पति के दोस्त प्यारे लाल शर्मा से कहा कि उनकी बेटी के लिए वर वही तय करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी कोई अंग्रेजों के गुलाम किस्म के व्यक्ति से हो। वो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी आजादी की सिपाही जैसे विचारों वाली व्यक्ति से हो। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करते हैं और सभी को ये पता चल जाता है कि नानी के अंदर भी देश की आजादी का जुनून था और वो एक खुले विचार की व्यक्ति थी। लेखिका की नानी ने अपने पति के जीवन में कभी भी कोई भी दखल अंदाजी नहीं दी और अपना भी जो जीवन था वो अपने हिसाब से जिया। उनकी आखिरी इच्छा के चलते लेखिका की माँ की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान से होती है, जो आजादी के आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे ICS का जो गवर्नमेंट एग्जाम था उसे लिखने से रोक दिया गया था। उसके जेब में एक भी पैसा नहीं था, लेकिन विचार बहुत ऊंचे ऊंचे थे। अब आगे के पार्ट में लेखिका की माँ के बारे में बताया गया है। मेरी माँ को एक साधारण जीवन जीना पड़ा और वो एक खादी की साड़ी पहनने के लिए भी रात भर स्ट्रगल करती थी। मेरी माँ बहुत ही ज्यादा नाजुक, खूबसूरत और कोमल थी और उनके निष्पक्ष सोच ने सभी का दिल जीत लिया था। लेखिका आगे पार्ट में हमें बताती है कि उनकी दादी अक्सर कहा करती थी कि हम हाथी से हल नहीं जोतवाते हैं जब हमारे पास बैल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर घर में बच्चे आ जाते हैं तो उनकी परवरिश का पूरा बोझ माँ के ऊपर नहीं होता है, बल्कि पूरे परिवार को बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। लेखिका की माँ ठोस घरेलू कामों में ज्यादा भाग नहीं लेती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर स्वतंत्रता का जुनून नहीं था, वो अपने तरीके से उसे निभाती है। वो कभी भी एक पारंपरिक भारतीय माँ नहीं बन पाई। वो कभी भी बच्चों को दुलार नहीं करती है और न ही ज्यादा खाना बनाती है अपने जीवन में। उन्होंने कभी भी माँ का कर्तव्य, बहू का कर्तव्य और पत्नी का कर्तव्य नहीं निभाया।
इसका एक कारण उनकी बीमारी थी और दूसरी कारण उनकी दूसरी तरफ की रुचि थी। उनका ज्यादातर समय किताबें पढ़ना, साहित्य लिखना और गाने सुनने में बीत जाता था। इन सारी चीजों के बावजूद घर में उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और कोई भी सीक्रेट बात को इधर उधर नहीं फैलाती थी। हमारे घर में किसी की भी चिट्ठी आती थी तो कोई भी एक दूसरे से ये नहीं पूछता था कि चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था। इससे सबको आजादी मिलती है, जिससे सभी लोग पढ़ने की ओर आकर्षित होते हैं। लेखिका अब आगे अपनी परदादी के बारे में बताते हुए बोलती है कि उनकी परदादी भी परंपरा से हटकर सोचा करती थी। उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब भी उनके पास 2 से ज्यादा धोती हो जाएगी तो तीसरी धोती को वो हमेशा दान कर देगी। असली चौंकाने वाली बात तब होती है जब उनकी बहू प्रेग्नेंट होती है। वो तुरंत ही मंदिर जाती है और मन्नत मांग लेती है कि पहला बच्चा उन्हें लड़की चाहिए, और ये बात वो सभी को बता देती है, जो सुनकर सब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। भगवान भी उनकी मन्नत बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनके घर में 5 बेटियां भेज देते हैं। यहाँ तो परदादी के साथ हो गया मोय 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 मोय। अब पाठ में आगे ये भी बताया गया है कि गाँव में ऐसा सबका मानना था कि परदादी का सीधे भगवान से संपर्क था। एक बार की बात है, हमारे गांव की हवेली में शादी हो रही थी। सारे मर्द बारात में गए थे और औरतें और बच्चे नाच गा रहे थे। अब हवेली के एक रूम में एक चोर घुस जाता है। बदकिस्मती से वो चोर उस रूम में घुसता है जहां पे परदादी सो रही थी। उनकी नींद हल्की थी, जिससे उनका नींद टूट जाता है और वो उठ जाती है। और फिर आगे वो बोलती है, कौन है? जी मैं हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दो मुझे। क्या मैं आपको पानी पिलाऊं? ये सुनकर चोर हैरान हो जाता है और अब दादी एक लोटा निकालकर बोलती है, बेटा ये लोटा लो और कुएं के पास जाकर पानी भरकर ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। पर मैं तो एक चोर हूँ, प्यासे को पहले पानी तो पिलाओ। एक चोर के हाथ से आप पानी पी लोगे? सब नाच गाने में व्यस्त है, तुम ही पिला दो। अब चोर पानी लेने चला जाता है और कुएं के पास जो चौकीदार होते हैं वो उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। दादी अब क्या करती है कि वो लोटा जो होता है, जो पानी से भरा होता है, वो आधा पी लेती है और आधा उस चोर को पिला देती है। और फिर आगे बोलती है, एक लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटे बन चुके हैं, तो चाहे तू चोरी कर या फिर खेती कर ले। ये सुनकर चोर इमोशनल हो गया और उसके बाद वो चोरी छोड़ देता, खेती में लग जाता है और एक बहुत ही सीधा साधा इंसान बन जाता है। मैं अपनी नानी और परदादी की विरासत से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी परदादी की वजह से मुझे लड़की होने का कभी भी अफसोस नहीं हुआ और नानी के चलते मेरे अंदर देश के लिए एक अलग जुनून बना रहा। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसी समय मुझे टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से मैं देश की आजादी का जश्न नहीं मना पाई। दुखी होने पे मेरे पिताजी ने मुझे ब्रदर्स करमजोब नाम का एक उपन्यास दे दिया। किताब पढ़ते पढ़ते मेरा दुख बहुत जल्दी दूर हो गया और मेरे लेखन पे भी इसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। आगे लेखिका बताती कि उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत और वो शादी के बाद ही लेखन के फील्ड में आती है और उसके बाद ही वो अपने पति का नाम अपनाती है। 5 बहनों और 1 भाई में 4 भाई बहन लेखन के फील्ड में चले जाते हैं। उनका लिखा हुआ उनका पूरा खानदान पढ़ता था, लेकिन लेखिका के ससुराल में उनका लिखा हुआ कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ता था। लेखिका की चौथी बहन रेनू बहुत ही सीधी और सच बोलने वाली थी। वो छोटी सी भी दूरी गाड़ी से नहीं तय कर पाती थी और हमेशा पैदल ही चला करती थी। पढ़ाई में भी उसका अलग ही रवैया था। बीए के एग्जाम देने से पहले वो सबको पूछती है कि पढ़ाई से क्या होता है, इसमें तर्क दो, अगर मुझे पसंद आएगा तभी मैं बीए का एग्जाम दूंगी। जब उसे किसी का भी तर्क पसंद नहीं आया तो पिताजी के बहुत डांटने दबाने पे वो बीए का एग्जाम देती है और बीए के लिए केवल पास होने जितना पढ़ती है। उसका सच बोलना सभी को मजाक लगता था और अनजाने में वो सभी को हंसाती थी। तीसरी बहन चित्रा पढ़ाई में तो नॉर्मल थी, लेकिन वो दूसरों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी। जब शादी की बात आई तो चित्रा ने साफ बोल दिया कि उसे एक लड़का पसंद है, जिसके बाद सभी मान भी जाते हैं और उसकी पसंद से ही शादी करवा देते हैं। सबसे छोटी बहन अचला शुरू में पिता की बात मानकर पढ़ाई और शादी परंपरागत तरीके से करती है, लेकिन बाद में वो भी लेखन के फील्ड में आ जाती है।
पांचों बहन में एक समान बात रही, सभी ने एक साथ शादी की और सभी ने अपने रिश्ते को निभाया, चाहे रिश्ता कितना भी कठिन था। लेखिका खुद भी एक छोटे से कस्बे में अपना जीवन बिताती है। बाद में बागलकोट में स्कूल की समस्या देखकर वो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ का एक स्कूल खोल देती है और बाद में कर्नाटक की सरकार से मान्यता ले लेती है। ये लेखिका की संकल्प और हिम्मत का सबूत है। मेरी छोटी बहन रेनू बहुत जिद्दी और साहसी थी। एक बार की बात है, दिल्ली में बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से दिल्ली जो थी वो पूरा ठप हो गया था और कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। तो भी जो रेनू होती है वो 2 मील पैदल जाती है स्कूल। वहां जाकर वो ये देखती है कि बारिश के चलते स्कूल बंद था। फिर वो बिना रिग्रेट के घर वापस आ जाती है। उसे अपने धुन में अकेले चलने का रोमांच बहुत ज्यादा पसंद था। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने पढ़ाई को आसान करने के लिए प्रीमियम नोट खरीद लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।